हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा करियर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS PO 2020 के प्रिपरेशन के बारे में। सो डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड दैट वी हैव सीन इन द लास्ट फ्यू इयर्स, तो पिछले कुछ सालों से लगभग 4 सालों से एग्जाम का पैटर्न सेम है, नो चेंज इन द एग्जाम। और जो टॉपिक्स है, जो रिपीटेडली आया है, जो फ्रीक्वेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिस टाइप के क्वेश्चंस है, अकॉर्डिंगली इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट कि एग्जाम में आपको क्या कुछ मिल सकता है। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो पैटर्न है वो ठीक से वापस एक बार समझ लेते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पैटर्न को समझना, बिकॉज ये डिसाइड करेगा कि आपके अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, कितने हो सकते हैं, कितने आइडियली कट ऑफ क्लियर करने के लिए मार्क्स आपको निकालने पड़ सकते हैं, हर एक सेक्शन वाइज क्या कुछ स्कोर बनाया जा सकता है। ये समझने के लिए पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। जिन्होंने पिछले कुछ सालों में एग्जाम दिया उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि ये पैटर्न में क्या है। देखते समय कुछ डिफिकल्ट नहीं लगता है, बट जब आप एक्चुअल ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करोगे ना, जब एक एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे तभी पता चलेगा कि सिर्फ पढ़ाई करना काफी नहीं, एक पैटर्न समझना और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 3 सेक्शंस है, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 1 घंटे का पेपर है। तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कभी कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। इट्स प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल आप तुक्का लगा रहे हो, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। और एक बात यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो तुक्का लगाना इज स्ट्रिक्टली टू बी अवॉइडेड। गलती से भी यहाँ पर तुक्का नहीं लगाना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। जिस किसी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना। आपको अगर 10 क्वेश्चन पता है तो 10 क्वेश्चन के आंसर दो, उससे ज्यादा आंसर मत दो। ऑब्वियसली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, 1 घंटे में 10 अटेम्प्ट्स काफी नहीं होते हैं। नाउ ऑन एन एवरेज 1 घंटा मतलब 60 मिनट है। 60 मिनट में कितने अटेम्प्ट्स हो सकते हैं? पीओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई विल रिकमेंड कि आपका फिलहाल जो टारगेट है वो 50 अटेम्प्ट्स का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 1 से 1.25 मिनट में सॉल्व कर रहे हो। दूसरी बात, आई एम नॉट सेइंग 50 अटेम्प्ट ही करने। पेपर अगर आसान मिला, कोई पर्टिकुलर सेक्शन अगर आसान मिला तो ऑब्वियसली अटेम्प्ट बढ़ेंगे। पेपर अगर डिफिकल्ट मिला तो 50 से कम अटेम्प्ट भी हो सकते हैं, बट 50 इज एन एवरेज, वो टारगेट रखना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस, योर पेपर प्रैक्टिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, वो तो करना ही है, लेकिन पेपर प्रैक्टिस करते करते आपको खुद को भी पता चलेगा कि आपका अटेम्प्ट्स का रेंज कितना है, आपकी स्कोर का रेंज कितना है। 50 अटेम्प्ट किए मतलब 50 मार्क नहीं होते, वो अटेम्प्ट भी अच्छे या एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% होना चाहिए। 85-90% के ऊपर है तो फिर आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। ये तो अटेम्प्ट 50 किए हैं, उसमें से एक्यूरेट अगर 30 है तो वो कुछ काम का नहीं है। I hope you are understanding what I am saying. So not just attempt, the accuracy should be almost up to 90%. Why not 100%? देखो कुछ सेक्शन है जहां पर एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होती है, कुछ क्वेश्चंस में कॉम्प्रोमाइज होती है और हर जगह पे 100% एक्यूरेसी नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो अभी सेक्शन वाइज बात करें, आपको दिख सकता है कि इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क, 20 मिनट का सेक्शन है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 20 मिनट है, रीजनिंग में भी 20 मिनट है। अभी ये 20 मिनट लॉक इन टाइम है, मतलब ये 20 मिनट तक आपको वही सेक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। आप सेक्शन स्किप करके आगे नहीं जा सकते हो, पीछे नहीं जा सकते हो। दूसरी बात, 20 मिनट खत्म होने के बाद वो सेक्शन ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो लेट्स से कि पहले इंग्लिश का सेक्शन मिला और बाद में आप मैथ्स पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे चले गए और तभी आपको किसी इंग्लिश के किसी सवाल का जवाब याद आया, तो यू डोंट हैव अ चांस टू गो बैक एंड मार्क द आंसर ड्यूरिंग दैट टाइम। तो दिस इज वन ड्रॉबैक। अब ये ड्रॉबैक सिर्फ आपको नहीं है, ये सबको ड्रॉबैक है, ठीक है। दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस फॉर्मेट। एंड यहां पर उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ की बात नहीं मेंशन की है नोटिफिकेशन में कहीं पर भी, लेकिन ओवरऑल स्कोर में मेरिट रैंकिंग लगेगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपको मेंस एग्जाम तक जाने के लिए। तो ओवरऑल स्कोर अच्छा आने के लिए हर एक सेक्शन में मैक्सिमाइज आपको करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स अगर लेट्स अज्यूम कि आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो आप 20 मिनट में इंग्लिश के सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो नहीं चलेगा, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो नहीं चलेगा। इनफैक्ट मैंने देखा है कि इंग्लिश ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर लोग 20 मिनट में 20 से ज्यादा अटेम्प्ट्स कंफर्टेबली करते हैं। मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करना ये बहुत डिफिकल्ट बात है, लेकिन इंग्लिश में वो पॉसिबल है एंड आई हैव सीन पीपल डूइंग इट
फ्रीक्वेंटली आपका इंग्लिश बुरा रहेगा तो भी इंग्लिश में अटेम्प्ट्स मिलना पॉसिबल है। मैथ्स अगर आपका बुरा है तो मैथ्स में अटेम्प्ट भी नहीं मिलते, लेकिन इंग्लिश में जरूर मिलेंगे। तो ये फर्क समझिए। और एक बात, आपका टेस्ट ऑनलाइन है, ऑनलाइन टेस्ट में डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? बिकॉज आपको एक समय पे एक ही क्वेश्चन सामने नजर आता है, जब तक आप वो सॉल्व नहीं कर रहे हो या स्किप नहीं कर रहे हो तब तक आपको आपके पेपर में आगे क्या रखा है आपको नहीं पता है। तो इफ यू आर वेस्टिंग टाइम इन सम डिफिकल्ट क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, शायद एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके आने वाले 2, 3 या 4 आसान क्वेश्चन खा सकता है। और अगर आपने डिफिकल्ट सॉल्व किया तो आपको 4 गुना मार्क्स नहीं मिलने वाले, बिकॉज एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द मार्किंग पैटर्न एंड द टाइम लिमिट एंड द स्ट्रक्चर। तो एज आई सेड, ऑन एन एवरेज आपको 50 क्वेश्चंस का टारगेट रखना है। उस 50 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हर एक सेक्शन में आपको ऑन एन एवरेज 15 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, मिनिमम 15। नाउ हर एक सेक्शन में 15 मतलब जरूरी नहीं कि 15 करना ही है। इट्स पॉसिबल कि इंग्लिश में आपके 20-22 अटेम्प्ट हो जाए, इट्स पॉसिबल कि मैथ्स में सिर्फ 12 अटेम्प्ट हो जाए, इट्स पॉसिबल कि रीजनिंग में आपके लगभग 25 अटेम्प्ट हो जाए। तो ओवरऑल आप 50 स्कोर निकालना है, 50 अटेम्प्ट करना है, आपको टारगेट रखना पड़ेगा। सो लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाउ। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो फॉर्मेट है वो पहले समझ लेते हैं। तो पिछले कुछ सालों से जो मैंने देखा है, नंबर सीरीज, ये एक्चुअल में रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन ये बैंक एग्जाम में नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन हमेशा आपको मिलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में। तो ये 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने हर साल फिक्स देखे हैं। तो इसमें या तो फाइंडिंग द नेक्स्ट नंबर जैसा क्वेश्चन आता है या फिर फाइंडिंग द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज जैसा क्वेश्चन आता है। अभी नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, तो ऑब्वियसली इस टॉपिक की भर भर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ दैट डजंट मीन कि आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने ही है या एग्जाम में सारे 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने लायक मिलेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। आई हैव सीन ऑन एन एवरेज ये 5 में से 3 क्वेश्चन लोग सॉल्व करते, 4 भी सॉल्व करते। 5 में से 5 अगर कोई बंदा सॉल्व कर रहा है ना, तो वो सच में ग्रेट है, उसका अंडरस्टैंडिंग या उसका स्पीड सोचने का बहुत सच में ज्यादा अच्छा है। बट अदरवाइज आपका टारगेट है 3 या 4 अटेम्प्ट, 3 या 4 सही अटेम्प्ट, ये एक डिसेंट स्कोर हो सकता है नंबर सीरीज के लिए। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू हैव टू प्रैक्टिस। इनइक्वालिटी और कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें x और y के लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं। तो इक्वेशन सिंपल इक्वेशन हो सकता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। रिसेंटली मैंने कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी देखे हैं या टाइम एंड डिस्टेंस जैसे क्वेश्चन का भी यूज किया हुआ मैंने देखा है कि x का स्पीड इतना है या y का स्पीड, आपको 2 बंदों का स्पीड निकालना है और बाद में कंपेयर करना है कि किसका स्पीड कम है या ज्यादा या इक्वल है। सो ये कंपैरिजन टाइप का क्वेश्चन जो है, ये 5 क्वेश्चंस के लिए ऑलमोस्ट हर साल हर बार आता ही है। और लास्ट के 2 सालों से मैंने थोड़ा वेरिएशन देखा है। वेरिएशन है, डिफिकल्टी लेवल उतनी ज्यादा नहीं है, एंड स्टिल आई विल से इस 5 क्वेश्चन के सेट में भी आपका टारगेट है कम से कम 3 सॉल्व करना है। अगर पेपर आसान मिला तो 5 में से 5 भी मिल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 15 क्वेश्चंस का टॉपिक है, 3 सेट आते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम है, 3 सेट फिक्स है, 5-5 मार्क के 3 सेट मिलेंगे। तो अभी यहां तक अगर आप काउंट करोगे ना, 25 मार्क का पेपर यहां पर हो गया। अभी डेटा इंटरप्रिटेशन की भी बात अगर मैं करूं तो सारे 3 सेट सॉल्व करने लायक नहीं होते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन कि आपको पेपर में किस सीक्वेंस से आया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले नंबर सीरीज आया 5 क्वेश्चन के लिए, जिसके लिए आपने लगभग 6-7 मिनट का वक्त दे दिया है। इनइक्वालिटी आया 5 क्वेश्चन के लिए, जिसके लिए आपने वापस 5-6 मिनट का वक्त दे दिया है। तो 20 मिनट में से लगभग 10 मिनट का वक्त यहां तक आपने अगर ऑलरेडी दे दिया तो आपके पास हार्डली 9-10 मिनट का वक्त बचा है, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं। तो 9-10 मिनट में आप मेरे ख्याल से 5-6-7 इससे ज्यादा क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता है कि आप सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए थोड़ा वक्त तो जरूर लेता है। सो डेटा इंटरप्रिटेशन अगर मैं 6-7 क्वेश्चन की बात करूं, दैट मीन्स आपको मैक्सिमम 2 सेट सॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो अभी सेट सिलेक्ट करते समय भी आपको केयरफुली सिलेक्ट करना है, आपको देखना है कि सेट सच में इजी है या कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको पहले ही लुक में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है तो आप स्किप कर सकते हो। खास करके लास्ट के 5 मिनट बचे हैं ना,
तो स्किप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा, बिकॉज सेट समझने के लिए आपको शायद 2 मिनट का वक्त लग सकता है. तो इन द लास्ट 5 मिनट्स यू कैन नॉट वेस्ट 2 मिनट्स इन जस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट. बट 2 DI सेट अगर यहाँ तक हो जाते हैं तो वो काफ़ी है. एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि एक DI सेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर रहेगा. तो आई डोंट सी ए चांस कि कोई 3 में से 3 सेट सॉल्व करने की झंझट में पड़ेगा. जो मिसलेनियस क्वेश्चंस जो है उसकी बात या इसके टॉपिक्स में अगले स्लाइड में भी डिस्कस करूंगा. तो ये जो 10 क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बाकी जो कुछ आता है उसमें से अलग अलग क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं. आप कहोगे पहले 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले 3 टॉपिक आने के लिए अलजेब्रा या मैथ्स का बेस कहां पर क्लियर करना है वो मैं आगे के स्लाइड में बताता हूं. सो दीज आर टॉप प्रायोरिटी टॉपिक्स. आप दुनिया भर का कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट देने जाओ, ये टॉपिक्स आप छोड़ के नहीं भाग सकते हो, ये आपको करना ही पड़ेगा. दिस इज मोर ऑफ अ मैंडेटरी टॉपिक फॉर एनी एग्जाम, any aptitude exam. So whether you are giving banking exam or MBA entrance or railways or staff selection, you cannot run away from these topics. तो आपके जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है. इक्वेशंस में सिंपल इक्वेशन जो एक्स वाई के होते हैं वो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों आ गया. देखो इक्वेशंस आपको लगेगा जहां पर मैंने लास्ट स्लाइड में एक्स वाई कंपेरिजन की बात की थी वहां पर. जहां तक डेटा इंटरप्रिटेशन के 15 क्वेश्चंस का सवाल है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होता है, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है. बिकॉज कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या आपका कंसेप्ट अगर अच्छा है तो आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है. बिकॉज आपको पूछा जा सकता है कि इंपोर्ट ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन इंपोर्ट बी और एनीथिंग लाइक दैट. तो परसेंटेज का अंडरस्टैंडिंग अगर सही है ना तो आप सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करोगे और आप अपने आंसर पे 100% कॉन्फिडेंट रहोगे. तो डेटा इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे. यू कैन नॉट अवॉइड देम. और ये जो टॉपिक्स मैंने यहां तक बताया ना, तो जो मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस किए पिछले स्लाइड में, उस मिसलेनियस क्वेश्चंस में भी इस टॉपिक के 10 क्वेश्चन वहां पर थे बराबर. तो इस 10 में से इस टॉपिक से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन का चांस है. तो ऑलमोस्ट देयर इज अ बिग चांस कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टॉपिक के, उसमें से यहां से 4 या 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं. तो जहां तक मैथ्स का सवाल है, 30 क्वेश्चन में से लगभग 30 क्वेश्चन आपको रिलेवेंट या आप जिस टॉपिक से फैमिलियर हो वहां से आ सकते हैं. आपका टारगेट है आपको 15 सॉल्व करना है. देखो 5-6 क्वेश्चन नहीं आ रहा चलेगा, इनफैक्ट 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो भी चलेगा. बिकॉज ज्यादा से ज्यादा मैथ्स में कितना हो सकता है, मेरे ख्याल से 15-16. इससे ज्यादा अटेम्प्ट्स पीओ के एग्जाम में होना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू कन्वे. नाउ पीपल आस्क मी सर ज्योमेट्री नहीं करना है क्या, या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का भी टॉपिक आता है. यस, आई हैव सीन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी 2-3 मार्क के लिए आता है, कभी कभी आता है 2-3 मार्क के लिए, कभी कभी बिल्कुल नहीं आता है. बट अगेन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखने के लिए वक्त लगता है, उसमें एक्यूरेसी कंफर्म करने के लिए प्रैक्टिस भी लगता है. बिकॉज आई हैव सीन मेनी टाइम लोगों को टॉपिक समझ जाता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो खुद के आंसर पे भरोसा नहीं होता है उनका. ऐसी ही नौबत जो अभी मैंने इस सामने टॉपिक जो मेंशन किया ना, इस टॉपिक में उतनी बुरी नौबत कभी नहीं आती है. तो जहां पर जो आपका स्ट्रेंथ है वहां पर मैक्सिमाइज करना है. और अगर अभी आपके पास वक्त कम है तो दीज आर द टॉपिक्स टू बी फोकस्ड. अगर आपके पास 6 महीने का वक्त है और या फिर इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स का प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुका है, देन यस श्योरली यू कैन एक्सप्लोर फर्दर विद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी और ज्योमेट्री. सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रीजनिंग एबिलिटी भी आ जाते हैं. तो यहाँ पर जो मैंने मार्क्स के हिसाब से टॉपिक्स मेंशन किए और एज इट इज यही टॉपिक के नाम होते हैं बुक्स में. तो एनालिटिकल पजल, पजल्स मतलब अरेंजमेंट के पजल हो सकते हैं, सीक्वेंस के हो सकते हैं, सिलेक्शन के पजल हो सकते हैं. आई हैव सीन 3 से 4 सेट आते हैं. 3 सेट तो पक्का, मतलब 15 मार्क जो आपकी रीजनिंग के 35 मार्क्स है उसमें से 15 मार्क्स इज you can say it's reserved for analytical puzzles. So you have to practice a lot about puzzles. Now puzzles की बात करें, एक बार मुझे एक स्टूडेंट ने मेरे एक सेमिनार में पूछा, सर पजल्स 15 मार्क के लिए आता है और आप कहते हो कि लगभग 20 मार्क तक का टारगेट होना चाहिए, तो क्यों ना पजल का ही एक ही टॉपिक में उठा लूँ, उसी की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता हूँ एंड दैट विल डू द जॉब फॉर मी. तो एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ. देखो पजल भले 3 आते हैं, 3 के 3 सॉल्व करने लायक नहीं होते. आपने 2 भी सॉल्व किया ना तो बहुत हो गया. और
पजल जब तक आप सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करते, अगेन इट डिपेंड्स लॉट ऑन योर प्रैक्टिस, बट पहले 1-2 मिनट में शायद हिंट नहीं देगा कि वो आसानी या डिफिकल्ट है। कुछ पजल जरूर हिंट देते थे, देखते ही पता चलता है कि इजी है। कुछ पजल ना आपका टाइम खराब करने के बाद बताते हैं कि ये डिफिकल्ट था। तो एग्जाम का जो 20 मिनट का लिमिटेड टाइम है ना रीजनिंग का, उसमें अगर आपने 4-5 मिनट खराब कर दिए और बाद में रियलाइज हुआ कि ये पजल गंदा था, तो वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, वो आपके आने वाले क्वेश्चन को भी अफेक्ट करता है, वो आपका मूड अफेक्ट करता है, वो पूरे एग्जाम को अफेक्ट करता है। सो फॉर दैट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, बट यस दिस इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू कैन नॉट अवॉइड। बाकी की जो टॉपिक्स है वो आप सामने देख सकते हो। ब्लड रिलेशन 2 से 3 क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारा वेरिएशन अलग अलग आता है। इनइक्वालिटी सिंबल बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पर अगर आप टोटल काउंट करने जाओगे ना, तो ये काउंट बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब ये 40 के ऊपर जा रहा है। तो कुछ क्वेश्चन सेट ऐसे हैं जो अल्टरनेटली आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डेटा सफिशिएंसी शायद आपके पेपर में आएगा, आपके दोस्त के पेपर में स्टेटमेंट असम्पशन कंक्लूजन आया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट डेटा सफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा तो ऑलमोस्ट 4-5 मार्क के लिए आता है, 1-2 क्वेश्चन के लिए कभी नहीं आता है। सेम विद सिलॉजिज्म है, किसी के पेपर में सिलॉजिज्म 4 क्वेश्चन आ सकता है, किसी के पेपर में इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के लिए आ सकता है। सो बट दे आर बिगर टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब आएंगे तो 4 क्वेश्चन के साथ आएंगे, 4 या 5। तो यू कैन नॉट अवॉइड देम, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द टॉपिक्स एंड दिस इज वे यू कैन सेट योर प्लान और यू कैन मेक योर प्रायोरिटी। नेक्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश की बात करें तो दीज आर द टॉपिक्स इन फ्रंट ऑफ यू। इंग्लिश में मेरा एक सिंपल सजेशन ये है, सिंगल मार्कर क्वेश्चन पे फोकस करो। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, क्लूज टेस्ट होते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि सिंगल फिल इन द ब्लैंक है, या एक पैसेज में बहुत सारे मिसिंग वर्ड्स हैं। तो ये अलग अलग टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिलते हैं। लेकिन अभी वो क्वेश्चन सॉल्व होना या नहीं होना, उसके लिए वक्त तो 10-15 सेकंड का ही लगता है। मतलब अगर ये सिंगल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, एक स्टेटमेंट है, तो इफ यू नो इट यू डू इट विद इन 10 सेकेंड्स, इफ यू डोंट नो इट यू स्किप इट विद इन 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पर टाइम खराब होने का सवाल पैदा नहीं होता है, जैसे कि पजल्स में वगैरह रीजनिंग में होता है। बिकॉज सिंगल क्वेश्चन है, गया तो भी सिंगल क्वेश्चन, आया हाथ लगा तो भी सिंगल क्वेश्चन, 10-20 सेकेंड का काम है। सेम वे सेंटेंस करेक्शन जो है या एरर स्पॉटिंग का जो टॉपिक है, ये 5-5 क्वेश्चन के लिए आता है, और इसमें आपका ग्रामर का एक्यूरेसी कितना अच्छा है ये बहुत मैटर करेगा। और सही जवाब मिलने के लिए 10 सेकेंड मेरे ख्याल से इस टाइप के टॉपिक में काफ़ी है। बिकॉज आपने पढ़ा और आपको सेंस हुआ कि यहाँ पर कुछ तो गलत है, या ये वर्ड यहाँ पर सही फिट होगा या रिप्लेस करना है, तो दैट्स इट। इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। 2 बार पढ़ा ठीक है, 2 से ज़्यादा बार पढ़ने का सवाल पैदा नहीं होता, बिकॉज 2 बार पढ़ के भी अगर आपको वहाँ पर कुछ एरर स्पॉट नहीं हुआ है या रिप्लेसमेंट नहीं मिला है, तो तीसरी बार पढ़ने के लिए टाइम खराब मत करो। If you are sure about the answer, mark it. If you are not so sure, negative marking है, याद रखो। If you are not so sure, skip the question. That's the best policy. एटलीस्ट शुरुआत में ये पॉलिसी रखो, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, वैसे थोड़ा सा आप एक रिस्क ले सकते हो। देखो रिस्क किसका लेना जायज होता है, तो जो बैट्समैन 100 रन पे खेल रहा है ना, वो रिस्क लेगा तो उसके 2-4 शॉट्स सही जगह पे लग जाते हैं, वो स्कोर भी अच्छा और बढ़ा लेता है। जो बैट्समैन 10 रन पे खेल रहा है उसका रिस्क शायद उतना नहीं चलेगा। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश में और एक एक्स्ट्रा बात ये कहूँगा कि जो ग्रुप क्वेश्चंस है, जैसे कि जम्बल्ड पैराग्राफ है, जम्बल्ड पैराग्राफ ये आपको 5 सेंटेंसेस जो होते हैं, 5-6 सेंटेंसेस रैंडम ऑर्डर में दिए होते हैं। मतलब एक पैसेज को उन्होंने स्प्लिट करके बहुत सारे सेंटेंसेस में डिवाइड किया होता है, तो वो 5-6 सेंटेंसेस को आपको सही ऑर्डर में लाके एक सही पैराग्राफ बनाना होता है। तो ये 5 क्वेश्चन का सवाल है। अभी ये सॉल्व होने के लिए पीओ के एग्जाम की बात करूं तो ये टाइम लेता है। दिस विल टेक योर टाइम टू गेट सॉल्व्ड। और अगर ये 5-6 मिनट में हुआ तो सही बात है। 5 मिनट के बाद भी अगर आप श्योर नहीं हो कि पहला सेंटेंस कौन सा है या दूसरा तीसरा कौन सा है, या आप डाउट में हो कि यार शायद आपको वापस रीअरेंज करना पड़ेगा, तो ये टाइम वेस्टिंग साबित हो सकता है। देखो अभी मैं सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ, बट जब तक आप ये खुद इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखोगे या जब तक वो नहीं स्पॉट करो, तब तक आपको नहीं पता चलेगा ये व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। बट दिस इज वन टॉपिक आई विल रिकमेंड कि ये अवॉइड करो।
एटलीस्ट प्रीलिम्स में तो इसको अवॉइड करो, बिकॉज 20 मिनट का वक्त है, उसमें आप 5 मिनट वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी टॉपिक में। इनफैक्ट 20 मिनट के पेपर में 5 मिनट का जो टाइम है वो खराब नहीं कर सकते। अगर आपके पास 2 घंटे है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है, बट 20 मिनट में 5 मिनट इज नॉट अफोर्डेबल एट ऑल। एंड इन द सेम वे सिंगल मार्कर अगर खत्म हो रहे, वक्त बचा है 6, 7, 8 मिनट का, जो भी डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, तो आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कर सकते हैं। उसमें भी पहले क्वेश्चंस पढ़ के बाद में पैसेज पे जाओगे तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिखाई देंगे और उसको थोड़ा जल्दी निपटा सकते हो। सिनोनिम एंटोनिम्स पैसेज में ही डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपको मतलब पता है तो वो 10 सेकेंड में खत्म होता है, मतलब नहीं पता है किसी वर्ड का तो आधा मिनट या 1 मिनट भी कम है, बट इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इट्स 10 सेकेंड्स आर इनफ टू मार्क द आंसर। सो ये जैकपॉट भी हो सकता है जिसका वोकैबुलरी अच्छा है, बट अदरवाइज ये बूमरैंग क्वेश्चन भी बन सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ रहा हूँ, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। तो आपका स्टडी प्लान थोड़ा इस तरीके से हो सकता है कि आपको हर दिन 1 से 2 घंटे का वक्त देना है। देखो आपका 5-6 घंटे का वक्त नहीं देना है। हाँ, अगर आप फ्री हो तो जरूर दे सकते हो, बट अगर आप बिजी हो, वर्किंग हो, तो 1 to 2 आवर्स इज एनफ। देखो कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। मतलब 4 घंटे बैठे हो, एक ही टॉपिक लेके बैठे हो तो मतलब नहीं है, लेकिन एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर रहा हो। मतलब चलो आपने मैथ्स का आज कोई टॉपिक सिलेक्ट किया है और एक वो टॉपिक का जो अंडरस्टैंडिंग है या कंसेप्ट बिल्डिंग होने के बाद आप कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो 15 क्वेश्चन का और उसको 30 मिनट दिए, तो इसको टाइम बाउंड प्रैक्टिस कहते हैं। अब 1 घंटे तक 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करो तो उसको प्रैक्टिस नहीं कहते, बिकॉज इतना टाइम आपके पास अभी है नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्किप करो, आगे जाओ। उसका सोल्यूशन अगर रेडीमेड अवेलेबल है बुक में तो वो देख लो। डोंट वेस्ट मच टाइम बिहाइंड वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। मेक अ वीकली प्लान, ऑल्टरनेट डे पे सब्जेक्ट्स करो। मतलब क्या, देखो हर रोज अगर आप एक ही टॉपिक कर रहे हो या दिन भर एक ही टॉपिक कर रहे हो तो कभी कभी बोर होता है, एक या स्टैग्नेशन पॉइंट आता है, फिर उसका वो टॉपिक समझना स्लो हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग स्लो हो जाता है। तो उससे अच्छा ये रहेगा कि अगर आज आपने मैथ्स किया तो कल इंग्लिश करो, परसों रीजनिंग करो, वापस मैथ्स करो, इंग्लिश करो, फिर रीजनिंग करो। तो दैट्स हाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर 6 days। अगर आप फ्री हो, अगर आप दिन भर आपके पास वक्त है तो सुबह 2 घंटा एक सब्जेक्ट करो, शाम को 2 घंटे कोई दूसरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। दैट्स हाउ यू कैन डू इट ऑल्टरनेटली, सो दैट आपको आपका इफिशिएंसी भी बढ़ेगा, अच्छे से आपका पढ़ाई हो सकता है। नाउ जैसे जैसे आपके टॉपिक्स खत्म होंगे, हर एक टॉपिक का एक इंडिविजुअल टेस्ट दो, या अगर आपके पास उस बुक में कुछ क्वेश्चंस है तो उसकी प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रॉफिट लॉस या परसेंटेजेस का टॉपिक निपटाया तो उसका एक टॉपिक टेस्ट जरूर बनता है। सो यू विल नो कि आप क्वेश्चन कितने वक्त में सॉल्व कर रहे हो या आप क्वेश्चन सही समय में स्किप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, एक गलत क्वेश्चन या फिर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले 3 क्वेश्चंस खा सकता है, और आपको ये खुद को भी पता चलेगा। और ये जब जैसे जैसे आप रियलाइज करोगे ना, वैसे वैसे आपका क्वेश्चन सिलेक्शन भी इंप्रूव होगा। देखो पहले टेस्ट से हर किसी का क्वेश्चन सिलेक्शन बेस्ट नहीं होता है, बट एज यू प्रैक्टिस अ लॉट तो आपको धीरे धीरे पता चलने लगता है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन आपको स्किप करना चाहिए और कौन से टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। और इसके लिए टाइम बाउंड टेस्ट प्रैक्टिस ऑफ टॉपिक टेस्ट एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फुल लेंथ टेस्ट की बात करें तो एटलीस्ट जब आपके लास्ट के 4 हफ्ते एग्जाम से पहले के आते हैं, तो लास्ट के 4 हफ्ते मतलब लास्ट का 1 महीना, यू कैन से कि सितंबर से आपने कम से कम हर एक हफ्ते में कम से कम एक फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करना जरूरी है, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर। अगर आपके पास वक्त है तो हफ्ते में 2 भी कर सकते हो, बट मिनिमम एक फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व होना चाहिए एटलीस्ट फ्रॉम दिस मंथ ऑफ सितंबर। सो यू विल कम टू नो कि पहले टेस्ट में उतना ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन आप कुछ बातें सीखोगे, समझोगे कि क्या गलतियां आपसे हुई, एंड अकॉर्डिंगली जब आप सेकेंड टेस्ट देने जाओगे तभी आप वो गलतियां जो है वो वापस नहीं दोहराओगे। यू विल चेंज एंड अकॉर्डिंगली आपको आपके अटेम्प्ट्स में भी चेंज नजर आएगा, आपके जो स्कोर है उसमें भी चेंज आएगा, और शायद आपके मिस्टेक के पैटर्न में भी चेंज आएगा। मतलब जो मिस्टेक्स आप पहले टेस्ट में कर रहे थे शायद आप वो नहीं कर रहे हो, लेकिन सेकंड टेस्ट में आपने कोई नया मिस्टेक किया।
सो जब आप थर्ड टेस्ट पे जाओगे ना तो वापस आप एक इम्प्रूव्ड पर्सनैलिटी रहोगे. सो दैट्स वाई द टेस्ट प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. जस्ट डूइंग अ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इज नॉट going to help, and I believe that's not enough. So a full length test practice is very important. और जैसे जैसे एग्जाम का डेट नजदीक आएगा वैसे वैसे आप ये फ्रीक्वेंसी हर हफ्ते में 2 टेस्ट या हर हफ्ते में 3 टेस्ट तक बढ़ा सकते हो. एंड व्हाट नेक्स्ट, आगे और अगर बात करूं तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ाई से या आपको लगेगा मैंने मैथ्स खत्म कर दिया या आपको लगेगा मैंने सिर्फ पजल्स का टॉपिक बहुत अच्छे से करके रखा है, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ पजल्स नहीं आने वाले, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हर एक सेक्शन में. तो जब एक मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और कौन से सीक्वेंस में आने वाले वो भी आपको नहीं पता है, नॉट नेसेसरी कि पहले पजल मिले, शायद लास्ट के 2 सेट पजल हो, स्टार्ट में आपको शायद कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा या सिलोजिज्म मिलेगा. सो यू विल नीड टू डू अ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस 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 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एग्जाम. नेक्स्ट, रेफरेंस बुक्स की बात करें तो अरिहंत पब्लिकेशन का बुक, फिलहाल आपके पास अगर वक्त कम है तो अरिहंत पब्लिकेशन का बुक में रिकमेंड करूंगा. आपके पास अगर आप पहले से ही अगर पढ़ाई करो तो बात अलग है, बट अरिहंत पब्लिकेशन का जो बुक है एक सिंगल बुक आपको मिलेगा आईबीपीएस पीओ के प्रिपरेशन के लिए. लास्ट ईयर का भी मिला तो भी चलेगा बिकॉज एग्जाम में कोई बड़ा चेंज नहीं है. सो नॉट नेसेसरी कि लेटेस्ट ही आपके पास अवेलेबल हो, एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल जरूरत नहीं है. लास्ट ईयर का भी 2019 का भी मिलेगा तो भी चलेगा. ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल सकता है अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे. किरण प्रकाशन का जो प्रैक्टिस सेट है, पेपर प्रैक्टिस के लिए किरण प्रकाशन अच्छा है, बट एज फॉर लास्ट 5-6 years एग्जाम ऑनलाइन हो चुका है तो पेपर प्रैक्टिस के लिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड ऑनलाइन प्रैक्टिस. ऑनलाइन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने पिछले कुछ स्लाइड्स में भी बताया कि जब भी आप ऑफलाइन पेपर देते हो ना तो एक साथ आपको 10, 15, 20 क्वेश्चन नजर आते हैं. तो इसमें से आपने स्पॉट कर सकते हो कि यार इसमें से पहले 2 क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन कुछ नहीं अच्छा लग रहा है. आपको नजर आता है कि 10 से 15 एक सिंपल क्वेश्चन सेट है कोडिंग डिकोडिंग का, तो आप तुरंत उस पर स्किप कर सकते हो. ये ऑप्शन है ना, ये ऑफलाइन टेस्ट में अवेलेबल होते हैं, और ऑफलाइन में आपका स्पीड ज्यादा होता है, आपका एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है. ऑनलाइन टेस्ट में क्या हो जाता है कि आपके सामने एक टाइम पे एक ही सवाल मौजूद होता है, तो जब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, स्किप नहीं कर रहे हो, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि आगे क्या रखा है. एंड इनिशियली मैंने बहुत बार देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, दे सॉल्व एवरीथिंग इन सीक्वेंस. तो उनको लगता है यार जो लेट्स अज्यूम कि अगर रीजनिंग का पेपर था 35 क्वेश्चन है और लोग 20 क्वेश्चन के आगे लोग देख भी नहीं पाए कि आगे क्या रखा था. देखो ये सबके साथ होता है, लेकिन ये पेपर प्रैक्टिस में हो तो अच्छा है. एक्चुअल एग्जाम में जब जाओगे अक्टूबर में तभी ऐसा नहीं होना चाहिए. तो जो भी गलतियां है ना, जो भी मिस्टेक्स है आप टेस्ट प्रैक्टिस में करो, ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस में करोगे. तो दैट्स व्हाई ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जितने मिस्टेक्स है घर पे करो, पेपर प्रैक्टिस में करो, एग्जाम में जाके मत करो. और जैसे मिस्टेक्स करोगे वैसे ही आप इंप्रूवमेंट भी करोगे धीरे धीरे. इफ यू स्टिल हैव इश्यूज यू कैन ऑब्वियसली आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स, तो विल ट्राई टू सॉर्ट आउट और विल ट्राई टू गिव फ्यू रिकमेंडेशंस, बट आपका प्रैक्टिस आपको खुद को ही करना पड़ेगा. अगर आप एक ढंग का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है. मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए फुल फ्लेज लगभग 60 घंटे के ऊपर का कंटेंट है, और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर सीक्वेंस बताया उसका उसी हिसाब से अगर आप हमारे कंटेंट में से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एक अच्छा रिजल्ट भी जरूर मिल सकता है. तो उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में शेयर की है. अगर आप एक ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस भी ढूंढ रहे हो तो उसकी डिटेल भी हमने कमेंट बॉक्स में शेयर किए हैं. दैट इज अवेलेबल हार्डली फॉर ₹499 फॉर 1 year. अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन सही लगी, अच्छी लगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम.